जय हिंद, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एग्जाम कोड CDS CAPF FCAT एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंदन रोशन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली कनेक्ट विथ मी। सभी लोग फटाफट आज के सेशन को ज्वाइन करो और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार सेशन को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने बच्चे लाइव हैं प्लीज डू शेयर द सेशन ताकि सभी बच्चे इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें। तो जितने बच्चे लाइव आ चुके हो आप लोग एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जितने बच्चे लाइव हैं, ताकि सभी लोग इस सेशन को पॉजिटिवली ज्वाइन कर सके। मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है इसे, बाकी सभी लोग इसको फटाफट ज्वाइन करो ताकि आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर सकूं। रोहित, अंकित, मोना, कुमार, कंचन, संजय, खुशबू, कृष्णा, देन वी हैव दीप, रोहित, ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम टू द क्लास, मोस्ट वेलकम टू द सेशन। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो बच्चों आप सबों को ये बात पता होगी कि 2023 का जो यूपीएससी का कैलेंडर है, नोटिफिकेशन कैलेंडर, एग्जाम डेट आप लोगों के लिए रिलीज हो चुकी है। मैंने इस पे एक बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लोग उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा जरूर और उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के जल्द से जल्द आऊंगा ताकि आप सबों को उस पूरे न्यूज के बारे में, उस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। रेडी? चलिए, सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंकिंग है, ये पूछा गया है आप लोगों से। एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई करें कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 है इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है 150th, और कितने कंट्रीज में? आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है ना? तो 180 देशों की सूची में भारत 150वें स्थान पे है। और आपको बता दूं मैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग को क्या की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, रिलीज की जाती है। और इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है बैड कैटेगरी, जहां पे ये कहा गया है कि जो जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितनी उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए उनके सभी राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला सवाल ये है कि विच कंट्री डिड द एंशिएंट फिजिशियन हिपोक्रेट्स बिलोंग टू? प्राचीन चिकित्सक हिपोक्रेट्स किस देश से संबंधित है? आपको पता है कि जितने भी डॉक्टर्स प्रोफेशन में काम करने वाले लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन में काम करने वाले लोग हैं, तो जब भी वो मेडिकल प्रोफेशन को स्टार्ट करते हैं तो उनको एक हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है, जो कि एक एंशिएंट फिजिशियन ऑफ ग्रीक, ठीक है ना, ग्रीक के फिजिशियन है। और इसको अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल, हमारा जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, ठीक है ना, उनके नेशनल मेडिकल कमीशन इनफैक्ट, ठीक है ना, इन्होंने घोषणा की थी, अनाउंसमेंट की है कि ये जो हमारा एंशिएंट हिपोक्रेटिक ओथ है इसको रिप्लेस किया जाए किसके साथ, तो आपको ध्यान रखना है चरक शपथ के द्वारा। ठीक है ना? अभी तमिलनाडु में जो मदुरई गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां के डीन को तमिलनाडु के सरकार के द्वारा हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने कैंपस में जो मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने दाखिला लिया है उनको चरक शपथ दिलाई है संस्कृत भाषा में। इस कारण से आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा न्यूज में है कल से, इसको आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल PK2 हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में खोजा गया अणु PK2 किसकी निवारण में मदद करता है, ये पूछा है आपको। ठीक है ना? ये जो PK2 मॉलिक्यूल्स है इसकी जो हाल ही में खोज की गई है, और ये जो PK2 मॉलिक्यूल्स है इसको डिस्कवर किया गया है, have been discovered by researchers from IIT मंडी। ठीक है ना? जो IIT मंडी है कहाँ पे, तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में। उनके शोधकर्ताओं के द्वारा इस PK2 मॉलिक्यूल को क्या किया गया है, खोजा गया है, और ये हेल्प करती है स्टिमुलेट करने में, ट्रिगर करने में पैनक्रियास के बीटा सेल को, जिससे कि रिलीज की जा सके किस चीज को, इंसुलिन को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो PK2 मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इजिली सॉल्युबल इन आवर बॉडी।
इजिली सॉल्युबल इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ये आसानी से क्या है, घुल सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप इसको ओरल मेडिसिन के रूप में, क्या कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है, कंज्यूम किया जा सकता है, ठीक है ना। वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश, वेलकम टू द क्लास। जितने बच्चे लाइव हो सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो, ऑल ऑफ यू। चलिए अगला सवाल यह है आप लोगों के लिए कि इन विच स्टेट हैज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रोल्ड आउट इट्स पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मेथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इंडियन ऑयल कॉर्प ने किस राज्य में मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल की अपनी पायलट परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है ना। और ये जो मेथनॉल ब्लेंडिंग की गई है क्रूड ऑयल के साथ, वो कितनी परसेंट, 15% ऑफ मेथनॉल को क्या किया गया है, तो आप बताओगे ब्लेंड की गई है। और इस मेथनॉल ब्लेंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये है कि हम लोग कम से कम 5 से लेकर के 10% CO2 एमिशन को क्या कर सकते हैं, तो रिड्यूस कर सकते हैं। CO2 एमिशन कैन बी रिड्यूस्ड, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल है, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल जो है कितने से, तो बाय 15% कैन बी डिक्रीज्ड, इसको हम 15% से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैसेज लाइक नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, इसको भी हम कम से कम 25 से 30% से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और इससे स्टार्ट किया गया है कहाँ पे, असम के कौन से एरिया में, तो आप बताओगे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। जो असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इस मेथनॉल ब्लेंडिंग की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। और ये पहला कदम है, हम ये कह सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ, जहाँ पे हम ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना। और कितनी परसेंट ब्लेंडिंग की गई है, 15% मेथनॉल को इसमें क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। अगला सवाल ये है, व्हाट इज द इंडिया शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। वैश्विक निर्यात में जो फार्मास्यूटिकल्स और दवाओं का भारत का हिस्सा क्या है। जितनी भी ग्लोबल ट्रेडिंग होती है, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है ड्रग्स का या फार्मास्यूटिकल्स का, उसमें इंडिया का कितना परसेंट शेयर है, 4.37, 5.92, 6.76 या 7.77%। आपको बता दूं मैं कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट वैल्यू रहा है किस चीज का, तो आप बताओगे फार्मास्यूटिकल्स का, उसकी वैल्यू कितनी थी, तो $50 बिलियन के इक्विवेलेंट। और इसमें अगर ग्लोबल शेयर की बात करेंगे तो ये कितनी थी हमारी, तो आप बताओगे 5.92%। हम लोगों ने 2013-14 में जो ग्लोबल एक्सपोर्ट किया था वो लगभग कितने का था, 90,000 करोड़ का। और जो 2021-22 में हमने एक्सपोर्ट किया है, ये कितने का किया है, 1,83,422 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 110% का क्या आया है, तो आप बताओगे उछाल आया है। किसमें, तो आप बताओगे एक्सपोर्ट में। इसके बावजूद कि हम लोग सफर कर रहे थे कोविड-19 जैसे किस चीज से, तो आप बताओगे पेंडेमिक से। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं एक एक न्यूज को बार बार इसलिए बताता हूं ताकि वो चीजें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में एब्जॉर्ब कर जाएं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को मेरे साथ जब भी आप सेशन में आते हो ना, तो प्लीज आप लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई किया करो। चलिए अगला सवाल, हाँ 110 नहीं है, ये 103% है, सॉरी 103% है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड राइट द एंशिएंट लिटरेरी वर्क वाचन साहित्य। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन साक्षरता कार्य वचन साहित्य या वाचन साहित्य को लिखा था, ठीक है ना। आपको बताना है मुझे कि ये जो प्राचीन साक्षरता जो पुस्तक है, इसका नाम है वचन साहित्य, इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी, वसावन के द्वारा, अलामा प्रभु के द्वारा, रामानुज जी के द्वारा या सर्वजना के द्वारा, ठीक है ना। ये पूछा गया है। जो वचन साहित्य है इसके रचयिता कौन थे, ये पूछा गया है आपसे, तो आप क्या बताओगे, वसावन, ठीक है ना। जो वचन साहित्य है इसके लेखक कौन थे, तो आप क्या बताओगे, इट वाज वसावन। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला सवाल ये है कि इन विच कंट्री कोयलास्टिला गैस फील्ड हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। हाल ही में किस देश में कोयलास्टिला गैस क्षेत्र की खोज की है। और जो कोयलास्टिला गैस क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं जो डेली आउटपुट है, ठीक है, नेचुरल गैस को उसको क्या करेगा, इनहेंस करेगा। तो ये पूछा गया है कि जो कोयलास्टिला गैस क्षेत्र है, कोयलास्टिला गैस फील्ड जो है, ये कहाँ पे डिस्कवर की गई है रिसेंटली में, तो आप क्या बताओगे। और 20 मेट्रिक टन, कितनी है, 20 मेट्रिक टन जो गैस है, ठीक है ना, इसको क्या किया जाएगा,
एक्सप्लोर किया जाएगा 20 मिलियन क्यूबिक टन, ठीक है ना, मिलियन क्यूबिक टन, 20 मिलियन क्यूबिक टन गैस को एक्सप्लोर किया जाएगा पर डे बेसिस पे। और कहाँ पे, तो आप बताओगे बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है, तो आपको याद है ढाका या ढाका। चलिए अगला सवाल ये है आप लोगों के लिए, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वेट लिफ्टर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? हर्षद शरद गरूर, विकास ठाकुर, गुरदीप सिंह या प्रदीप सिंह। इंडियाज फर्स्ट वेट लिफ्टर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रही थी, तो आप बताओगे ग्रीस में। ये कहाँ पे हो रहा था, ग्रीस में या कहीं और हो रहा था? इसमें जीता किसने है? हर्षद शरद गरूर ने। किसने? ये ग्रीस में नहीं हो रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी? जर्मनी में। ये कहाँ पे हो रहा था? जर्मनी में। ये ग्रीस में नहीं हो रही थी भाई, किसने कह दिया आपको? चलिए अगला सवाल आपके लिए ये है बच्चों कि विथ विच इंटरनेशनल कंपनी has Telangana government signed a memorandum of understanding with the aim of supporting and accelerating the state's vision to leverage the technology। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ तेलंगाना सरकार ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए राज्य के दृष्टिकोण को समर्थन और गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना? वो कौन सा, और इसका सिंपल एक ही मकसद है, वो क्या है? इंक्लूसिव सोशल ग्रोथ। हम ये कह सकते हैं जो हमारा इंक्लूसिव सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंक्लूसिव सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कह सकते हैं अचीव करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास, ठीक है ना? हम इसको लिख सकते हैं समावेशी सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्राप्त करने के उद्देश्य से गूगल ने साइन किया है इसको, ठीक है ना? ये किसने लिखा है भाई? क्राइम मास्टर गोगो। आप स्पैम मत करो बेटा, प्लीज डोंट स्पैम इट, प्लीज डोंट स्पैम इट, आई रिक्वेस्ट यू। अगला सवाल ये है कि विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रेज द इंटरेस्ट रेट by 0.25 to 0.35% for the first time in more than a decade। गोगो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो क्राइम मास्टर गोगो का एक फेमस डायलॉग हुआ करता था कि मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो और मैं आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, ठीक है ना? तो प्लीज गोगो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। लेकिन बेटा स्पैम मत कीजिए, क्योंकि मैं मजाक वाला टीचर नहीं हूं, मैं सीरियसली पढ़ाता हूं, तो प्लीज स्पैम मत कीजिएगा। तो ये पूछा गया है कि इसमें से भी हाल ही में किस कंट्री ने पिछले एक दशक में जो सेंट्रल बैंक है, ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा रेज किया गया है क्या चीज? तो आप बताओगे इंटरेस्ट रेट को 0.25% से 0.35% पे। इसको आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के न्यूज को। तो आज के न्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो सौर बैच है, आप इस सौर बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड exam50, जिसपे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना? इसमें CDS2 का जो कोर्स है वो मिल रहा है आपको 2499 में। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 1 पेपर 2 को आप सब्सक्राइब कर सकते हो 2499 में। जो CDS और CAPF का कॉम्बो बैच है ये आप ले सकते हो ₹2999 में। जो OTA 2 2022 का कोर्स है वो 1999 में। असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर 2 है वो 999 में, जो केवल इंग्लिश की बैच है। FCAT 2 1499। और अगर आपको CDS CAPF FCAT इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो यू कैन अवेल दिस जस्ट फॉर ₹3499। आई बात समझ में? तो आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट कोर्स है, प्लीज आप लोग स्कूल को फटाफट ज्वाइन कीजिए। और आपको पता है कि 2023 का, ठीक है ना, जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हो। चलिए ऑपरेशन सतर्क हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन सतर्क के द्वारा, जिसको कि हमारी जो रेलवे सुरक्षा बल है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके द्वारा लागू किया गया है, ताकि जो इलीगल तरीके से हम कह सकते हैं ब्लैक मनी की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, शराब की तस्करी होती है, ठीक है ना,
इन सब चीजों को हम क्या कर सके, रोक सके। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान रखें, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उन्होंने हाल ही में शुरुआत की है ऑपरेशन सतर्क की, और इसका केवल एक ही मकसद है कि ये एक्शन ले सके, ठीक है ना, ये एक्शन ले सके उनके खिलाफ जो गलत तरीके से शराब की तस्करी करते हैं, ठीक है ना, फेक इंडियन करेंसी नोट, जो नकली नोटों का तस्करी करते हैं, जो अवैध तंबाकू उत्पादों का तस्करी करते हैं, जो कि अनअकाउंटेड गोल्ड है, अनअकाउंटेड कैश है, जो प्रीशियस आइटम्स हैं, ठीक है ना, जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है रेलवे नेटवर्क को यूज करने के लिए, रेलवे नेटवर्क को यूज करते हुए, और जिसका केवल और केवल एक ही मकसद है सरकार से कर की चोरी यानी कि टैक्स इवेजन, स्मगलिंग करना, ठीक है ना, कमीशन ऑफ क्राइम एंड एक्ट्स ऑफ टेरर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन सतर्क है ये शुरुआत की गई है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ताकि जिस रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है टैक्स इवेजन के लिए, स्मगलिंग के लिए, और हम कह सकते हैं जो चीजें प्रतिबंधित हैं, जो इलीगल सामान है उनकी तस्करी को लेकर के उसको रोका जा सके। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो ऑपरेशन सतर्क है इसकी शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल से 30 अप्रैल को लेकर के बीच में 2022 में, ठीक है ना। तो 5 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक, ठीक है ना, इस ऑपरेशन सतर्क की अभियान चलाई गई थी आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें 26 ऐसे केसेस को पकड़ा गया है, ठीक है ना, जो इलीगल तरीके से टोबैको प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे थे, की तस्करी कर रहे थे, ठीक है ना। और आपको बता दूं मैं कि जो तंबाकू उत्पाद इन 26 केसों में सीज किए गए, पकड़े गए हैं, उसकी कीमत लगभग 44 लाख रुपीस है, और इससे संबंधित 14 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपको बता दूं मैं 177 ऐसे केसेस मिले हैं जो कि गलत तरीके से जो अवैध शराब है इसकी तस्करी कर रहे थे, और इससे संबंधित 97 लोगों को क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है। और साथ ही साथ जो अवैध शराब पकड़े गए हैं उसकी मूल्य कितनी है, 18 लाख। तो 44 लाख के बराबर मूल्य की तंबाकू उत्पाद पकड़े गए हैं, 18 लाख की कीमत के अवैध शराब पकड़े गए हैं ऑपरेशन सतर्क के लगाने से, ठीक है ना। इसके साथ साथ 23 ऐसे मामले सामने आए हैं जो टैक्स इवेजन के मामले थे, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख के वर्थ के, ठीक है ना, हम कह सकते हैं अनअकाउंटेड कैश, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को क्या किया गया है, तो आप बताओगे डिटेक्ट किया गया है। यानी कि बिना रसीद के गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, साथ ही साथ ऐसे कैश जिसका कोई आप कह सकते हो ट्रांजैक्शंस पर्ची नहीं थी, उसमें 23 ऐसे मामले सामने आए हैं किसके, टैक्स इवेजन के। और जो कैश, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पकड़ी गई है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ 60 लाख, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। Being aware of its responsibility as the first responder in case of smuggling through rail, RPF has took concerted action in such cases and seized smuggled items worth rupees 3.1 crores during the period mentioned above। आपको ध्यान रखना है कि 5 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल 2022 के बीच में जो ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, उसमें जितने केसेस दर्ज की गई हैं उसमें अभी तक 3.18 करोड़ 3 करोड़ 18 लाख की सामग्रियां जो है वो क्या की गई है, तो आप बताओगे पकड़ी गई है कितनी, 3 करोड़ 18 लाख की। तो अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप बताओगे रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। किसके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं द मैगजीन डाउन टू अर्थ से, और इसमें हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि जो विश्व वन सर्वेक्षण है 2022 उसके बारे में समझेंगे कि वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितनी तेजी से लगातार घट रही है। डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है ना, बढ़ती जनसंख्या को एकोमोडेट करने के लिए। और मैं बता दूं कि 2050 तक जो विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 9.5 बिलियन को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा माना गया है कि विश्व में अब तक 420 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है ना, जो कि विश्व के टोटल फॉरेस्ट एरिया का 10.3% है, उसको हमने खो दिया है पिछले 30 सालों में। यानी कि लास्ट 30 इयर्स में द वर्ल्ड हैज लॉस्ट 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड विच इज 10.3% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। यानी कि विश्व में पिछले 30 सालों में, ठीक है ना, 420 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है, वन क्षेत्र में कमी आई है, जो कि वैश्विक वन क्षेत्र का 10.34% है। और ये बात कही गई है 2022 के वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट में, जिसको शेयर किया गया है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट में, ठीक है ना।
द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 में इस बात को मेंशन की गई है कि 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को वर्ल्ड ने लूज किया है लास्ट 30 इयर्स में। ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है वो एक दिन जस्ट ऑन द डे ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, ठीक है ना। ये रिपोर्ट जो लाई गई है वो किस दिन लाई गई है, तो जो विश्व वानिकी कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, सिंपोसियम यानी कि डिस्कशन, जब वन संसाधन के बारे में विश्व स्तर पे डिस्कशन हो रहा था तो उसी दिन इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसमें कहा गया, इसमें 3 अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं फॉर अचीविंग ग्रीन रिकवरी एंड टैकलिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस। और ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन किया गया है, इसमें पर्यावरण के संकट से निपटने के लिए और ग्रीनरी को इंप्रूव करने के लिए 3 महत्वपूर्ण मार्गों को क्या की गई है, तो आप बताओगे, प्रशस्त की गई है। यानी कि जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है, इस दिन ये रिपोर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि पूरे विश्व में 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को हमने लूज किया है, जो कि ग्लोबल फॉरेस्ट का 10.3% है। और इसी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस में 3 रास्ते बताए गए कि कैसे पूरे विश्व के देश अगर इन 3 रास्तों को फॉलो करें, 3 अलग अलग कंडीशंस को फॉलो करें, तो हम एक ग्रीनर वर्ल्ड को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो हमने खोया है वो 1990 से लेकर के 2020 के बीच में, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन। यानी क्या है सबसे बड़ा कारण, तो वनों की कटाई। तो वन के कटने से, पेड़ों के कटने से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमने लूज किया है 1990 से लेकर के 2020 के बीच में, ठीक है ना। अभी जो वन क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो आपको बता दूं कि 4.06 बिलियन हेक्टेयर, कितना, 4 बिलियन हेक्टेयर हमारा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है ना, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 31% है। तो अगर ये पूछा जाए कि पूरे विश्व में 1% क्षेत्र कितना है, तो 31% हमारा क्या है, तो आप बताओगे परसेंटेज फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना। तो परसेंटेज फॉरेस्ट कवर की बात करें हम लोग कहाँ पे, पूरे विश्व में, तो वो कितना परसेंट है, 31%। हमें अचीव कितनी करनी है, 33%। हमें जाना कहाँ तक है, 33% तक। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में टोटल कितनी एरिया फॉरेस्ट कवर में आती है, तो आपको ध्यान रखना है 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स, कितना है, 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है, इट इज अंडर द विच वन, तो आप बताओगे फॉरेस्ट कवर। तो पूरे विश्व में अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र कितना है, 4.6 बिलियन हेक्टेयर। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पिछले 1990 से लेकर के 1920 के बीच में, 2020 के बीच में हमने जो 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को खोया, उसके पीछे रीजन क्या है, तो बताओगे क्लाइमेटिक चेंज और डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। एक चीज और, इसमें यह भी कहा गया है कि वनों की कटाई दर में गिरावट आ रही है, ठीक है ना। लेकिन 2015 और 2020 के बीच में हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर जो है वो वन क्या है, पूरे विश्व में नष्ट हुए हैं। तो अगर 2015 से बीच के बीच में देखें हम लोग, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है, और जो वनों की कटाई है उसमें क्या है, कमी आई है। आपको बता दो, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है ये डिक्लाइनिंग फेज में है, ये डिक्लाइन हो रही है धीरे धीरे। और कहा गया है कि 2015 से लेकर के 2020 के बीच में हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है उसको हमने क्या किया है, कट किया है। अगर हम ग्लोबली वैश्विक स्तर पे बात करें तो इकोसिस्टम इज एट द रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन विच कंटेन्स एटलीस्ट 260 GT ऑफ irrecoverable और डिफिकल्ट टू रिकवर कार्बन, पर्टिकुलरली इन द पीटलैंड्स, मैनग्रोव्स, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट एंड मार्सेस। ये कहा गया है कि जिस हिसाब से विश्व स्तर पे, ठीक है ना, जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारी है, इकोसिस्टम जो हमारी है, वो क्या है, जोखिम पे है, इस कारण से क्योंकि वनों की कटाई हर जगह पे हो रही है, ठीक है ना। और अगर इसी रेट से डिफॉरेस्टेशन चलता रहा, वनों की कटाई होती रही, तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि जो मैनग्रोव्स एरियाज हैं, जो वेटलैंड्स एरियाज हैं, जो पुराने दलदली क्षेत्र हैं, ठीक है ना, इन एरियाज में जो कार्बन एमिशन होती है उसको हम एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है ना। तो वन इसलिए महत्वपूर्ण है, पेड़ इसलिए महत्वपूर्ण है विश्व पे या पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि ये हमारे कार्बन को एब्जॉर्ब करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर कार्बन एमिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या चीज बढ़ानी पड़ेगी, तो फॉरेस्ट कवर, आपको वन क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी ये पहुंच जाएगी 9.7 बिलियन। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि बाय 2050 द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी 9.7 बिलियन। इस कारण से डिमांड फॉर लैंड बढ़ेगी, ठीक है ना, डिमांड फॉर फूड क्रॉप बढ़ेगी, ठीक है ना,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लगभग जनसंख्या वृद्धि कितने पे हो जाएगी, 35 से 56%। तो 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन विल गो टू द 9.7 बिलियन, जिससे फूड डिमांड बढ़ेगी, लैंड के कंपटीशन बढ़ेगी, और इस कारण से 2050 तक कहीं ना कहीं जो डिफॉरेस्टेशन है या वृक्षों की कटाई है, पेड़ों की कटाई है, इस दर में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। और ध्यान रखना, इकोसिस्टम का इम्बैलेंस ही किसी भी सिविलाइजेशन को क्या करती है, डिक्लाइन करती है। आप रोमिला थापर का थॉट पढ़ो, जो कि एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन रही है। उन्होंने कहा है कि अर्बनाइजेशन इज द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि जितना ज्यादा शहरीकरण होगा, जितना ज्यादा शहरों में विकास होगा, आपकी सभ्यता उतने पतन की ओर जाएगी। ये उन्होंने कहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के पतन के आधार पे। इसको आपको ध्यान रखना है। Am I clear to everyone? Are you all enjoying the class, enjoying the session? एक बार सभी लोग प्लीज मुझे रिप्लाई करें। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना करंट अफेयर्स की क्लास में? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप प्लीज मुझे बताइए, ठीक है ना। मैं आपको मैं एमसीक्यू तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो चीज करा रहा हूँ जो अभी ऑनलाइन चैनल पे बहुत कम लोग कराते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं ही केवल कराता हूँ, बहुत कम लोग कराते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से सेशन को अटेंड करेंगे, डेली अटेंड करेंगे, तो आपको बिल्कुल बहुत फायदा होने वाला है। ये जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं सेशन पे, ठीक है ना, ऐसे आप अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते, ठीक है ना। मंथली करंट अफेयर्स में की मैगजीन तैयार हो गई है। मैं आप लोगों को अप्रैल मंथ का मैगजीन भी शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। मैं आपको अप्रैल मंथ का पूरी मैगजीन भी शेयर करूंगा। तो आप लोग बस ध्यान से मेरे साथ बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए और देखिएगा कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, अभी आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी यूरोपियन कंट्रीज के टूर पे है, खासकर जो नॉर्डिक नेशन है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और उन्होंने जर्मनी का भी दौरा किया है, ठीक है ना। और आपको बता दूं, मैं जर्मनी के साथ हम लोगों ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्या किया है, तो आप बताओगे, एक एग्रीमेंट साइन की है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो भारत ने जर्मनी के साथ क्या साइन किया है, तो आप बताओगे। तो इंडिया और जर्मनी ने लॉन्च किया है इंडो जर्मन पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम ये कह सकते हैं कि देश को हरित बनाने के लिए, देश में हरित विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जर्मनी ने कमिट किया है कि वो इंडिया को एडिशनल असिस्टेंस देगा 10 बिलियन यूरोस का टिल 2030 टू सपोर्ट इंडियाज ग्रीन ग्रोथ प्लान्स। आपको पता है कि इंडिया कमिटेड है कि 2070 तक उन्हें कार्बन एमिशन को जीरो करना है, 2030 तक कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन से रिड्यूस करनी है। तो भारत के इसी ग्रीन एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए ये जो इंडिया जर्मन पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जर्मनी ने प्रॉमिस किया है कि बाई 2030 तक वो भारत को 10 बिलियन यूरोस की आर्थिक मदद करेगा। जर्मनी जो है वो भारत को 10 बिलियन यूरोस की आर्थिक मदद करेगा। कब तक? 2030 तक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो सहयोग दिया जाएगा जर्मनी के द्वारा इंडिया को, इसके लिए एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंटेंट ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को साइन किया गया है इंडिया और जर्मनी के बीच में। तो ये जो 10 बिलियन यूरोस की आर्थिक मदद दी जाएगी इंडिया के ग्रीन ड्रीम को अचीव करने के लिए, इसके लिए एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंटेंट ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को साइन किया गया है इंडिया और जर्मनी के बीच में। ये जो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट है, ठीक है ना, जो इंडिया को जर्मनी प्रोवाइड करेगी, इसका केवल और केवल संबंध है कि क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जो हमारे, आप कह सकते हो, जो जलवायु से संबंधित जो भी हमारे एक्शंस हैं उनको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें, जो हमारे सतत विकास का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ जर्मनी और इंडिया मिलकर के R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको भी क्या करेगी, प्रमोट करेगी। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो निजी निवेश है, उसको भी क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना। और जर्मनी के जो चांसलर है उनका नाम क्या है, ओलाफ स्कॉल्ज। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो जर्मन चांसलर हैं उनका क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है ओलाफ स्कॉल्ज, जिसके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की और 10 बिलियन यूरो के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को साइन किया। और जर्मनी ने न केवल 10 बिलियन यूरो इकोनॉमिकल सपोर्ट करेगा, बल्कि
इंडिया के क्लाइमेटिक एक्शन को अचीव करने के लिए वो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ भारत और जर्मनी मिल करके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है, यानी कि जो दोनों देशों के साइंटिस्ट हैं वो एक साथ मिलकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को प्रमोट करेंगे, ताकि हम बेहतर से बेहतर ग्रीन टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करके और जो ग्लोबल क्लाइमेटिक सिचुएशन है उसको हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है ना, आई बात समझ में? इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार सभी बच्चे दिल से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे लाइव हैं। ठीक है ना, ये जो भारत और जर्मनी की सहयोग, ये जो कॉपरेशन एग्रीमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, इट इज गाइडेड बाय द कमिटमेंट्स ऑफ इंडिया एंड जर्मनी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है ना, तो भारत और जर्मनी के बीच में ये जो अभी इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट हुए हैं, ये किसके अंतर्गत हुई है? तो आप बताओगे पेरिस समझौते के आधार पे। ठीक है ना, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसके बेसिस पे? तो आप बताओगे पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पे। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जर्मनी इंडिया को इसलिए भी हेल्प कर रही है क्योंकि हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है कि हमें वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से क्या रखना है, नीचे रखना है। 2 डिग्री सेल्सियस से क्या रखनी है, हमें नीचे रखनी है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इसका ये मतलब है, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। ठीक है ना, कि जब हम लोग बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल की, तो आपको ध्यान रखना है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल उस पीरियड को कहते हैं जब विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब देश में औद्योगिकरण स्टार्ट नहीं हुई थी, और उस वक्त जो हमारा तापमान था, उस तापमान के 2 डिग्री नीचे रखना है। किस चीज को? हमारे, आप बताओगे, ग्लोबल टेम्परेचर को। इसको आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं मैं कि 1850 से लेकर के और जो 1900 का अवधि है, जो 1900 की पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। इसको क्या कहा जाता है? प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। यानी कि 1850 से लेकर के और ईयर 1900 की, क्योंकि आपको पता है कि विश्व में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट कब हुई? तो 1900 से। ठीक है ना, और 1850 से लेकर के 1900 के बीच में जो हमारा वैश्विक तापमान था, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर था, उससे हमें अपने टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस क्या रखनी है, नीचे रखनी है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ग्लोबल टेम्परेचर को लेकर के नहीं जाना है, उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो अगर कभी भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब ये है कि 1850 से लेकर के 1900 के बीच में जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर था, उसको हमने आधार माना है, उसको हमने पैरामीटर माना है, उसको हमने बेस माना है। और कोशिश ये है कि 1850 से लेकर के 1900 के बीच में जो टेम्परेचर सस्टेन कर रही थी वर्ल्ड में, हम उसी टेम्परेचर को क्या कर सके, दोबारा से अचीव कर सकें, ताकि एक ग्रीन अर्थ को हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो ये रही आपके स्क्रीन पे। जो फ्रांस का नेवल ग्रुप है, नौसेना समूह है, उन्होंने बैकआउट कर लिया है इंडिया के P-75 प्रोजेक्ट से। ये जो इंडिया का P-75 प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत 6 सबमरीन हमें बनाने थे। ठीक है ना, जिसमें से हमने 6 के 6 सबमरीन अब जो है वो पूरे कर लिए हैं। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो फ्रांस का नौसेना समूह है, जिसको शॉर्टलिस्ट, वन ऑफ द 5 शॉर्टलिस्टेड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर द नेवीज P-75 इंडिया प्रोजेक्ट टू बिल्ड 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स विद इन द कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट वुड नॉट बिड फॉर द प्रोजेक्ट। तो हमारे देश के अंतर्गत, हमारे देश में जो 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए हमने P-75 इंडिया परियोजना की शुरुआत की गई थी, और इसके लिए 5 आप कह सकते हो इंटरनेशनल कंट्रीज को, कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था। उसमें से एक था आपका फ्रांस नेवल ग्रुप, जिन्होंने घोषणा की है कि वो परियोजना के लिए बिडिंग नहीं करेगा। और आखिर जो फ्रांस का नेवल ग्रुप है, उसने इंडिया के P-75 प्रोजेक्ट से आखिर क्यों विड्रॉ किया है, ये हमें समझना है। और उन्होंने इसके पीछे कारण ये दिया है कि फ्रांस नेवल ग्रुप ने कहा है कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी, उसके अंदर एक कंडीशन रखा गया था कि जो भी कंपनी इसके लिए बिड करेगी, उनके पास फ्यूल सेल AIP भी, जो फ्यूल सेल AIP है वो सी प्रूवन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो AIP है, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, AIP की, तो ये क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। ये क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। ये क्या होता है? ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन है, ये एक ऐसा फ्यूल, एक ऐसा ईंधन है
जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन को, यानी कि जो गैर परमाणु पनडुब्बियां हैं, ठीक है ना, उसको उसको बिना ऑक्सीजन की मदद से उसको प्रोपेल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं किस चीज की, एयर इंडिपेंडेंट प्रपोर्शन की, किसकी बात करते हैं, एआईपी फ्यूल की अगर हम बात करें, तो एआईपी फ्यूल अगर पूछा जाए कि क्या होता है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपोर्शन है, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग किया जाता है कहाँ पे, सबमरीन में और पनडुब्बियों में, ठीक है ना। और इसका केवल एक ही मकसद होता है कि ये एक ऐसा तकनीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिना एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को यूज किए हुए, ठीक है ना, और उस बिना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज किए हुए उस फ्यूल को बर्न कर सकती है, ठीक है ना। तो इसमें यह कहा गया है कि ये केवल उन्हीं कंपनीज को इंडिया में P75 प्रोजेक्ट में एंट्री दी जाएगी जिनके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सल तकनीक है, और जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है बिना ऑक्सीजन के सबमरीन में फ्यूल को क्या करने के लिए, तो आप बताओगे प्रोपेल करने के लिए। आई बात समझ में, ये बात समझ में आया। तो फ्रांस की जो नेवल ग्रुप है उन्होंने कहा है कि उनके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रपोर्शनल टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण से वो एलिजिबल नहीं है इस इंडिया के P75 प्रोजेक्ट, सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में एलिजिबल होने के लिए, ठीक है ना। और ये जो P75 इंडिया है, इट वुड हैव बीन द नेवल्स ग्रुप सेकंड सबमरीन प्रोजेक्ट इन इंडिया, और अगर इनको ये शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता तो भारत में दूसरी पनडुब्बी परियोजना में शामिल होने वाले क्या हो जाते, कंपनी हो जाती। ये जो P75 प्रोजेक्ट परियोजना है, इसके अंदर जो कंपनी ने अभी हाल ही में 6 कलवारी क्लास के स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन को बनाया है मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर के। तो P75 परियोजना के अंतर्गत भारत में ऑलरेडी हमने 6 कलवारी समूह के पनडुब्बियों का निर्माण किया है, और किसके साथ मिलकर के, तो मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड से मिलकर के। और ये जो P75 सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, और इसका मकसद था 6 सबमरीन्स को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। इस 6 में से 4 सबमरीन्स ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है, और जो छठा है उसको भी पिछले महीने ही कमीशन किया गया है, ठीक है ना, शामिल किया गया है, जो कि अब 2023 में शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। इसको कमीशन किया गया है पिछले महीने, लेकिन 2023 में इसको क्या किया जाएगा, इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो P75I परियोजना है, इसकी शुरुआत भारत में 2005 में की गई थी, और इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था भारत में वर्ल्ड क्लास सबमरीन को बनाना। लेकिन इसके लिए उन्हीं कंपनीज को एलिजिबल बनाया गया है जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन फ्यूल सिस्टम के साथ काम करते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? आगे पढ़ने से पहले बता दूं आप लोगों को कि जिन बच्चों ने अभी तक सौर बैच को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग क्विकली इस बैच को ज्वाइन करें। आप एग्जाम 50 कूपन कोड को यूज करके 50% फ्लैट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो शौर्य के सभी बैचेस पे। CDS2 2022 को आप ले सकते हो एग्जाम 50 कूपन कोड के साथ 2499 में। जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 1 पेपर 2 है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो 2499 में। जो CDS CAPF का कॉम्बो है, उसको आप ले सकते हो 2999 में। जो OTA 2 2022 है, इसको आप ले सकते हो 1999 में। जो CAPF का पेपर 2 है, उसको 999 में। जो FCAT है, उसको 1499 में। और अगर आपको CDS CAPF FCAT तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो 3499, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है, नेट ग्रिड। इस न्यूज को कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस ने, और हमें समझना है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का बेंगलुरु में। यह सपोर्ट करेगा इन स्टॉपिंग द मॉडर्न डे क्राइम्स एंड हैव द अपर हैंड अगेंस्ट एनी थ्रेट्स, ठीक है ना। ये आधुनिक दिनों में जो तकनीक का उपयोग करके होने वाले अपराध हैं, उनको रोकने में मदद करेगा, और किसी भी खतरे के खिलाफ इस तकनीक को यूज करके हम पहले से उस खतरे को होने से क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा है कि उनकी जो गृह मंत्रालय है, वो एक डेटाबेस डेवलप कर रही है सारे हवाला ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं भारत में, उसको ट्रैक करने के लिए। जो टेरर फंडिंग हो रही है, उन ऑर्गेनाइजेशंस का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। जो फेक करेंसी को सर्कुलेट किया जा रहा है, उन एजेंसीज के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए। जो नार्कोटिक्स यानी कि जो ड्रग्स हैं, इनकी जो ट्रेडिंग की जा रही है अवैध तरीके से, और उससे जो पैसा आ रहा है उसको जो यूज किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं नार्को टेरर, ठीक है ना। इसको ट्रैक करने के लिए
बॉम्ब थ्रेट्स का पता लगाने के लिए, इलीगल आर्म्स के स्मगलिंग को रोकने के लिए, और जो अन्य आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उससे जुड़े जो लोग हैं, उससे जुड़े जो संगठन है, उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? तो नेट ग्रिड के अंतर्गत। एंड व्हाट इज नेट ग्रिड? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है ना। तो नेट ग्रिड का उपयोग किया जा रहा है इस डेटाबेस को क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्गर करने के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो नेट ग्रिड सॉल्यूशंस हैं इसको एक्सेसिबल बनाया जा रहा है 11 सेंट्रल एजेंसीज को और भारत के सभी स्टेट और यूटीज के पुलिस डिपार्टमेंट्स को। ये जो नेटवर्क है ये अपने लिंक को यूज करेगी इन सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, डेटा होल्डर्स के साथ, और उनको एक्सेस दिया जाएगा कि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और अपने इंटेलिजेंस सर्विसेज और इंटेलिजेंस नेटवर्क को यूज करके इन सभी हवाला ट्रांजैक्शंस, टेरर फंडिंग, इलीगल आर्म्स की स्मगलिंग, ठीक है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज, नार्को ट्रेडिंग और बॉम्ब थ्रेट्स को क्या किया सके? रोका जा सके। तो जो नेशनल, आप कह सकते हो जो नेशनल हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसके द्वारा जितने भी 11 केंद्रीय एजेंसियां हैं और राज्य के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इस डेटाबेस से कनेक्ट किया जाएगा ताकि वो किसी भी प्रकार की घटनाओं को होने से पहले क्या कर सकें? रोक सकें, ठीक है ना। और आपको बता दो सीडेक जो हमारी गवर्नमेंट की सुपर कंप्यूटर डेवलपर है वो इस परियोजना को इम्प्लीमेंट करेगा और ये हिस्सा है किसका? प्रधानमंत्री मोदी के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म के, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म, यानी कि शून्य सहनशीलता नीति के अंतर्गत इस नेशनल ग्रिड को क्या किया गया है? इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसे इम्प्लीमेंट कौन सी एजेंसी कर रही है? तो आप बताओगे सीडेक। कौन कर रही है? तो सीडेक। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला न्यूज है जो रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस है, इसके बीच में एक नई कहानी बता रहा हूं आप लोगों को आज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक हिस्सा और है वर्ल्ड में जिसका नाम है ट्रांसनिस्टीरिया, ठीक है ना। ये ट्रांसनिस्टीरिया के बारे में बता दूं मैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसके 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ध्यान रखना है इसी बीच में जो मोल्दोवा कंट्री है उसके एक छोटे से हिस्से का नाम है, छोटे से क्षेत्र का नाम है, इसका नाम क्या है? ट्रांसनिस्टीरिया, ठीक है ना। और ऐसा माना जा रहा है कि इसको भी इस कन्फ्लिक्ट में घसीटा जा रहा है। आपको बता दूं मैं कि जब 91-92 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को लेकर के 3 कंट्रीज ने पैक्ट किए थे। एक तो रशिया थी, एक यूक्रेन थी, एक आपको ध्यान रखना है बेलारूस था, ठीक है ना, और एक और कंट्री थी उसमें जिसमें कि अलग अलग कंट्रीज का एक ग्रुप था, ठीक है ना। तो आपको बता दूं मैं कि ये रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एक नया क्षेत्र विवाद में आ चुका है जो मोल्दोवा कंट्री का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? तो इसका नाम रखा गया है ट्रांसटीरिया, ठीक है ना। ये जो ट्रांसटीरिया की समस्या है ये 1940 से चलती आ रही समस्या है जिसमें जो कम्युनिस्ट लीडर स्टालिन थे उन्होंने इस ट्रांसटीरिया को रोमानिया से क्या किया था? कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। और ये जो ट्रांसटीरिया है ये पहले किसका हिस्सा था? तो बेसारबिया का। और ये ट्रांसटीरिया को स्टालिन ने रोमानिया से कैप्चर किया था और उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन की गई थी, इसका नाम था मोल्दोवा रिबेंट्रोप पैक्ट, जो जर्मनी के साथ साइन की गई थी, ठीक है ना। और स्टालिन ने इस हिस्से को इसलिए यहां पे शामिल किया था ताकि जो सोवियत रिपब्लिक है और जो रशियन स्पीकिंग पीपल हैं उनके पॉपुलेशन को क्या कर सके? बढ़ाया जा सके और जो मिसबैलेंस हो रखा है उसको हम क्या कर सके? ठीक कर सकें। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी है रशिया यूक्रेन की, ये कोई नई कंट्रोवर्सी वर्ल्ड में नहीं है। सोवियत यूनियन के ब्रेक डाउन होने के बाद, ठीक है ना, मोल्दोवा, इसके बाद यूक्रेन, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो 15 कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज थे जो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से बनाई गई थी। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जहां पे रशिया के समर्थन से जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उन्होंने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करा है? जिंदा रखा है। और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अब जो हैं वो बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं और रशिया चाह रहा है कि जहां जहां भी उसने रशिया के सपोर्ट से, रशिया के समर्थक जहां भी जिस देश में रहे हैं उनके सपोर्ट से जिस आंदोलन को जिस देश में चलाया गया है उन सभी हिस्सों को रशिया क्या कर सके? अब अपने में मिला सके। तो आपको बता दूं मैं कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो इस विघटन से, इस डिसइंटीग्रेशन से रशिया बिल्कुल खुश नहीं था और इसीलिए उसने बहुत सारे ऐसे डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज थे जो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से बना था, जहां पे रूस ने अपने समर्थन के लोगों को हमेशा से मदद किया है और कहा है कि आप वहां पे आंदोलन को जारी रखो
और समय आने पे उस हिस्से को हम रशिया में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसी में से एक हिस्सा कौन सा है, तो आप बताओगे ट्रांसटीरिया। और ट्रांसटीरिया का जो विवाद है वो कब से चल रहा है, 1940 से, जब इस हिस्से को स्टालिन के द्वारा शामिल कर लिया गया था सोवियत रिपब्लिक में। और किससे लिया गया था, ये रोमानिया से। और किस पैक्ट के अंदर, तो मोल्दोवा और जर्मनी के बीच में जो हस्ताक्षर हुए थे उसके आधार पे, ठीक है ना। और ट्रांसटीरिया के अलावा, ठीक है ना, ऐसा हिस्सा, ऐसा विवादित हिस्सा जॉर्जिया में भी है। जॉर्जिया में आपको साउथ ओसेशिया और अबकाजिया, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे रूसी समर्थक जो अलगाववादी हैं, जो रशियन सपोर्टेड सेपरेटिस्ट जो हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं जॉर्जिया में इन दोनों ही हिस्सों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और इसके इंडिपेंडेंस को रूस का पूरा समर्थन है, वेनेजुएला का समर्थन है, और भी उसके बाद आपको बताओ तुवालू का समर्थन है, नारू का समर्थन है। ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने जॉर्जिया का जो हिस्सा है साउथ ओसेशिया और अबकाजिया, उसको समर्थन दे रखा है। ऐसा ही डोनेत्स्क और लुहांस्क वो हिस्सा था यूक्रेन का जिसको रशियन सेपरेटिस्ट ने लगातार डिस्टर्ब रखा है। तो आप ये मान सकते हो कि रशिया यूक्रेन एकमात्र डिस्टर्ब एरिया नहीं है यूरेशिया में। इसके अलावा मोल्दोवा और जॉर्जिया के भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिस्सा है जहां पे रूसी समर्थक या रशियन सेपरेटिस्ट जो हैं वो लगातार अपने विरोध को दर्जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो हिस्सा रूस के साथ क्या हो जाए, शामिल हो जाए। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो आपको ध्यान रखना है, रशिया यूक्रेन कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है यूरेशिया में। रशिया यूक्रेन से पहले 1940 से ही एक और विवाद चलता आ रहा है, और वो कौन सा विवाद है, तो आप बताओगे मोल्दोवा जो एक छोटी कंट्री है उसका एक हिस्सा कौन सा है, तो आप बताओगे ट्रांसटीरिया। और ट्रांसटीरिया के अलावा जॉर्जिया का हिस्सा है साउथ ओसेशिया और अबकाजिया, और यूक्रेन का हिस्सा है डोनेत्स्क और लुहांस्क। ये वो सभी एरियाज हैं जहां पे रूसी समर्थित अलगाववादी, रशियन सपोर्टेड जो सेपरेटिस्ट हैं, वो समय समय पर विरोध दर्शाते रहे हैं वहां की सरकार के खिलाफ। और वो चाहते हैं कि वहां पे रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट बने, और अगर रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है तो रशिया उन हिस्सों को अपने में क्या कर ले, मिला ले। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, आज का स्टैटिक जीके है वर्ल्ड एम्फीबियन वीक, ठीक है ना, जो पहला फर्स्ट वीक ऑफ मे है, ठीक है ना। मई 1 से लेकर के मई 7 तक हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं किस चीज को, एम्फीबियन वीक को, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं उभयचर सप्ताह, ठीक है ना। ये जो एम्फीबियन वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड एम्फीबियोस से। जो एम्फीबियन वर्ड है वो किससे लिया गया है, तो आप बताओ कि यूनानी शब्द एम्फीबियस से, जिसका मतलब होता है डबल लाइफ, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एम्फीबियोस। क्या बोलते हैं इसको, एम्फीबियोस। एम्फीबियोस का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे डबल लाइफ, ठीक है ना। तो एम्फीबियोस एक ग्रीक वर्ड है, यही से बना है क्या, एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस ऐसे वर्टिब्रेट्स को बोलते हैं, या कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स को कहते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकती है। तो जो एम्फीबियंस है ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी महत्वता ये है कि ये इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डुअल रोल प्ले करते हैं एज अ प्रीडेटर एज वेल एज द प्रे, यानी कि आप कह सकते हो ये शिकारी और शिकार दोनों के रूप में हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एम्फीबियंस जो है वो पेस्ट को खाने का काम करती है, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। और ये एम्फीबियंस जो है ये मलेरिया जैसे डिजीज को भी कंट्रोल करने में हमारे लिए क्या करती है, हेल्प करती है। मेडिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी एम्फीबियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो एम्फीबियंस के स्किन है इसमें अलग अलग तरह के पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है ना। और इनको आप मेडिकल क्योर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको बता दूं मैं कि जो एम्फीबियंस के स्किन्स हैं, ठीक है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है पेन किलर्स को बनाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेन किलर्स के मैन्युफैक्चरिंग में हम एम्फीबियंस के स्किन को क्या करते हैं, बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं। तो एम्फीबियंस काम करता है इकोसिस्टम में शिकारी के रूप में भी और शिकार के रूप में भी। ये किसी का भोजन भी है और ये किसी का भोजन भी करता है, ठीक है ना। ये किसी का शिकार भी होता है और ये किसी का शिकार भी करता है। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, फर्स्ट 2 डे of the International Research Conference on Insolvency and Bankruptcy was recently organized in India। तो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। किसके ऊपर, तो आप बताओगे बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के ऊपर। निकोलस पुरन को अपॉइंट किया गया है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के ओडीआई और T20 खेल का नया स्कीपर, ठीक है ना। जब केरन पोलार्ड ने
अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि अभी हाल ही में जो निकोलस पुरन है, जो वेस्ट इंडीज के एक हरफनमौला खिलाड़ी हैं, उनको बेसिकली क्या किया गया है, तो अनाउंस किया गया है कैप्टन। इसका कैप्टन तो आप बताओगे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का, इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। कौन 5 को 4 से 10 इसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि निकोलस पुरन को अपॉइंट किया गया है न्यू कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज ओडीआई एंड T20 क्रिकेट टीम। इसके बाद जब किरण पोलार्ड ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ठीक है ना, इंडिया जो है ये ऑफिशियल कंट्री होगा फॉर द ऑनर एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, जो कि 17 मई से 25 मई के बीच में स्टार्ट की जा रही है। इसको ध्यान रखना है, इंडिया विल बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। जो नेवल चीफ हमारे हैं हरि कुमार, इन्होंने बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है ना, नेवल पर्सनल्स को कोची में। तो नेवल चीफ हरि कुमार के द्वारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, नेवल चीफ हरि कुमार के द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नौसेना के अधिकारियों को, ठीक है ना। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक नोटिस भेजी है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को, ठीक है ना, कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे एक कोल माइन को लीज किया था 2021 में। तो 2021 में हेमंत सोरेन, जो कि अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने 2021 में अपने नाम पे एक कोलियरी माइन को करवाया था और इस कारण से उनको लेकर के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की नोटिस भेजी गई है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसमें डिफाइंड है? आर्टिकल 102 में। इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी एमएलए और एमपी, यदि एमएलए और एमपी इस देश के अंदर किसी भी ट्रस्ट से या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से कोई एक्स्ट्रा मनी मना रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर काउंट होंगे। तो बच्चों फटाफट आप 100 बैच को ज्वाइन करो। CDS2 2022 को आप 50% डिस्काउंट के साथ ले सकते हो 2499 में, ठीक है ना। CAPF पेपर 1 पेपर 2 को 2499 में, जो CDS CAPF का कॉम्बो है उसको आप ले सकते हो 2999 में, OTA2 1999 में, CAPF FCAT का CAPF असिस्टेंट का पेपर 2 999 में, FCAT 1499 में, और जो CDS CAPF FCAT तीनों का कॉम्बिनेशन है उसको 3499 में, ठीक है ना। तो द गाइज, हाउ वाज द क्लास फॉर टुडे? कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? एक बार सभी लोग मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स बताइए, कैसा रहा आप लोगों को लगा आज का क्लास? हाउ वाज द क्लास फॉर टुडे? प्लीज लेट मी नो। एक बार सभी बच्चे मुझे बताएं, हाउ वाज द क्लास फॉर टुडे? हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे हम लोग कल सुबह 8 बजे इसी करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए और इस करंट अफेयर के सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में बताइए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। तो बच्चों बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखो। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।